देखिए बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट के फिजिक्स में, ठीक है, जो है व्हीट स्टोन सेतु पढ़ेंगे। इससे पहले आपने जो है किरचॉफ लॉ पढ़ा था, ठीक है, उसके एग्जांपल बताए गए थे। इस लेक्चर में आप व्हीट स्टोन ब्रिज बन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, हेडिंग डालते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज। एक सेकंड। व्हीट स्टोन सेतु, ठीक है। इसको अंग्रेजी में व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक, चलिए देखिए ये क्या चीज़ है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे व्हीटस्टोन। उन्होंने 4 रेजिस्टेंस लिया, मतलब चार चार प्रतिरोधों को लिया, रेजिस्टेंस को लिया, और उससे एक जो मतलब 4 रेजिस्टेंस में से एक, किसी 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं पता है, तो उसी को फाइंड करने के लिए एक विशेष प्रकार की सर्किट बनाई, मतलब एक स्पेसिफिक सर्किट दी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। क्लियर? देखिए, इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे व्हीटस्टोन ने, उन्होंने जो है 4 रेजिस्टेंस को कंटेन करके मिला के, ठीक है, एक ऐसा सर्किट दिया जिससे आप अगर 4 में से तीन तीन रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, एक की नहीं पता, तो आप उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो वैल्यू कैसी थी, वो परिपथ कैसा था? देखिए, आपका ऐसा कुछ परिपथ था, एक चतुर्भुज आकार का, ठीक है, एक चतुर्भुज आकार का एक परिपथ था। चलिए देखिए, ये हुआ आपका, ठीक है। दूसरा देखिए, इधर को आएगा ऐसा एक सर्किट, है ना। चलिए, ये कुंजी K1 है, इसको कुंजी कहते हैं K1। ये आपका, ये आपकी बैटरी है, इसमें से करंट निकल रही कितनी? I, ठीक है, I करंट निकल रही। इस रेजिस्टेंस का नाम P दे दिया, इस रेजिस्टेंस का नाम मैंने दे दिया Q कैपिटल, ठीक है। इस रेजिस्टेंस का नाम R दे दिया, इसका नाम क्या दे दिया? S दे दिया, ठीक। यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगाया गया ऐसे, ठीक है। यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगाया गया, इसमें रेजिस्टेंस भी दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ से इसको कनेक्ट किया गया ऐसे, और यहाँ पे एक कुंजी दे दी गई K2, जिसको कहा गया, क्या कहा गया? K2, ठीक। ऐसा एक सर्किट दिया उन्होंने। देखो, ये आपका एक चतुर्भुज है, रेक्टेंगल है, ए, इसको कह लो B, इसको कह लो C, और इसको कह लो क्या? D, ठीक। इस तरीके से AB भुजा, BC भुजा, CD भुजा और AD भुजा ये आपके हैं, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें से I धारा यहाँ पे निकली। तो देखो, जो व्हीटस्टोन थे, उन्होंने कहा कि एक प्रकार की इस तरीके की परिपथ है जिसमें आपके चतुर्भुज की चारों भुजाओं पर प्रतिरोध लगे हैं, PQRS। अब इसमें से कोई एक रेजिस्टेंस ना पता हो तो इसकी सहायता से आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा? सबसे पहले उन्होंने कहा कि K1 कुंजी को ऑन कर देते हैं। ऐसा एक परिपथ आपको याद करना पड़ेगा, परिपथ ऐसे बना है, ठीक है। एक कुंजी K1 को पहले सर्वप्रथम K1 को क्या करते हैं? ऑन कर देते हैं, मतलब खोल देते हैं। ऑन करने का मतलब क्या? खोल देना। K1 को ऑन कर देते, जैसे ही K1 को ऑन करते हैं, इस परिपथ में धारा प्रवाहित हो जाती है, यहाँ से I जाती है, ठीक है। इस वाली भुजा में I बन जाएगी, और इसमें कौन सी आएगी? I2 आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से I1 इसमें जाती है, I2 इसमें, पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित हो जाती है, ठीक है। जब पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित हो जाती है, और तब अगर K2 कुंजी को ऑन करने पर और गैल्वेनोमीटर में, मतलब धारामापी में कोई विक्षेप प्राप्त ना हो, धारामापी में कोई विक्षेप प्राप्त ना हो, ठीक है। व्हीटस्टोन ने क्या कहा? व्हीटस्टोन ने कहा, यदि परिपथ में K1 कुंजी को ऑन करने के पश्चात, ठीक है, कुछ समय पश्चात यदि K2 कुंजी को ऑन करें और K2 कुंजी को ऑन करने पर धारामापी में कोई, मतलब ये सुई है, सुई में कोई भी विक्षेप ना प्राप्त हो,
ठीक है। अगर सुई में कोई विक्षेप प्राप्त ना हो तो चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं पर, चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों का अनुपात, संलग्न भुजाएं कौन कौन सी, जो एक ही बिंदु से शुरू हो, ठीक है। मतलब जैसे बी से शुरू हुई तो बी, बी सी और बी ए ये संलग्न भुजा है। डी से अगर शुरू हुई तो डी सी डी ए संलग्न भुजा है, या ऐसा कह सकते हैं ए बी और ए डी, या सी बी सी डी, मतलब जो एक ही बिंदु से स्टार्ट हो उनको संलग्न भुजाएं कहते हैं। देखो फिर से समझिए। देखो व्हीटस्टोन ने क्या कहा, व्हीटस्टोन ने पहले चित्र याद कर लेंगे, फिर लिखेंगे व्हीटस्टोन ने बताया कि यदि दिए गए परिपथ में यदि हम K1 कुंजी को ऑन करके परिपथ में धारा प्रवाहित करें और तत्पश्चात कुछ समय पश्चात हम यदि K2 कुंजी को ऑन करें और गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्राप्त ना हो, मतलब धारामापी में कोई विक्षेप प्राप्त ना हो, तो चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों का अनुपात, संलग्न भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों का अनुपात, मतलब संलग्न भुजाएं कौन कौन सी, बी ए और बी सी, तो इनका अनुपात मतलब P/Q इज इक्वल टू शेष दो संलग्न भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ से आप ये रिलेशन बताया उन्होंने, ठीक है। इसकी प्रूविंग कैसे है वो अभी बताएंगे। देखो पहले तो स्टेटमेंट लिखेंगे, लिखा है कि व्हीटस्टोन परिपथ में यदि K1 कुंजी को ऑन करने पर, K1 कुंजी को ऑन करके परिपथ में सर्वप्रथम K1 कुंजी को ऑन करके परिपथ में धारा प्रवाहित करें और तत्पश्चात K2 कुंजी को ऑन करें, यदि K2 कुंजी को ऑन करने पर, ठीक है, उस लगे क्या नाम है, धारामापी में कोई विक्षेप प्राप्त ना हो, ठीक है, धारामापी में मतलब BD भुजा में लगी धारामापी में कोई विक्षेप प्राप्त ना हो, तो चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं, चाहे P/R लिख लो और चाहे P/Q, चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब P/Q इज इक्वल टू R/ क्या S। देखो संलग्न भुजा कौन सी है, ये BA और BC, तो BA/BC मतलब P/Q, ठीक है। ऐसे DA/DC मतलब R/S ये होता है आपका, ठीक है। तो आपको नोट्स में थ्योरी मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो व्हीटस्टोन का आविष्कार किसने किया था, सॉरी इस परिपथ का आविष्कार किसने किया था, व्हीटस्टोन ने। इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक विशेष प्रकार के चार प्रतिरोधों का संयोजन चतुर्भुज की चार भुजाओं पर किया, जिससे हम एक अज्ञात प्रतिरोध को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने कहा यदि परिपथ के में K1 कुंजी को ऑन करके परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर BD भुजा में लगे धारामापी में कोई विक्षेप प्राप्त ना हो, K2 कुंजी के ऑन करने पर, जब ऑन कर दें इसको तो गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्राप्त ना हो, तो चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। अब चलते हैं इसकी प्रूविंग देखते हैं, प्रूफ क्या है, ठीक है। तो प्रूफ के लिए हम इसको बिगाड़ देते हैं क्योंकि चित्र को हमें आवश्यकता है, ठीक है। चलिए देखो, ये तो स्टेटमेंट था, अब प्रूविंग देखो इसकी। चलो प्रूविंग, देखो प्रूफ देना होगा तो किरचॉफ लॉ लगाएंगे इसमें, ठीक है। देखो एक धारा I1 इधर गई, I2 इधर गई, तो एक लूप आपका ऐसे बन गया, ठीक है। और इसमें भी I1, अब देखो जब हम धारा प्रवाहित करेंगे और समान डिस्टेंस पर तो B और D समान विभव पर आ जाते हैं, मतलब इसमें भी धारा कौन सी जाती है, I1, और समान जब समान विभव पर आ जाते हैं तो धारा प्रवाहित नहीं होती। भाई BD भुजा में धारा क्यों नहीं प्रवाहित होती है, BD भुजा में धारा इसलिए नहीं प्रवाहित होती क्योंकि B और D दोनों क्या हो जाते हैं, समान विभव पर आ जाते हैं, ठीक है। भाई जितनी, भाई देखो यहाँ से कुल I धारा चली, अब आधी धारा ऊपर चली गई, आधी धारा नीचे चली गई, तो यहाँ भी I धारा, यहाँ भी I धारा, ठीक है। तो B और D के बीच जो विभवांतर होगा वो कितना होगा, रेजिस्टेंस कुछ भी हो, मान लो इसका रेजिस्टेंस कितना है, R है मान लिया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखें तो BD भुजा में धारा कितनी आएगी, ठीक है। देखो अगर हम देखें तो VA माइनस VB कितना हो जाएगा आपका, भाई पोटेंशियल डिफरेंस है VB माइनस VD, सॉरी VB माइनस VD, पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना तो क्या हो जाएगा I इंटू R, तो R तो है लेकिन धारा कितनी होगी, देखो एक धारा I यहाँ भी पहुंची, I यहाँ पर पहुंची, तो धारा में अंतर चाहिए ना, तो I माइनस कितना हो जाएगा I, भाई यहाँ पे टोटल डेल्टा I होगा ना, अंतर आधी धारा ऊपर आधी धारा नीचे। तो यहाँ से इस तरीके से कहने का मतलब ये हुआ कि I माइनस I का मतलब क्या, और इंटू R, तो I से I कैंसिल, मतलब कितना बचा, जीरो, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना हो गया, बोलो, जीरो हो गया, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, जीरो, इसीलिए उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, समझ में आया, ठीक। चलिए देखिए इसको हटा देते हैं। तब कोई अगर पूछे, अगर आपसे कोई पूछे कि
धारा क्यों नहीं प्रवाहित होगी इसमें? तो धारा इसलिए नहीं प्रवाहित होगी क्योंकि बी और डी समान विभव पर होंगे। वीबी और वीडी का पोटेंशियल जो होता है वो समान हो जाएगा। अब जो समान हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि इस भुजा में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, तो चलो अब एक लूप तो ये बन गया, तो I1 इधर गई, अब I2 इधर गई, तो एक लूप और बना लो यहाँ पे। देखो एक लूप ये वाला बन जाएगा ऐसे। ठीक है, तो लूप ए बी डी ए में, लूप ए बी डी ए में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। देखो भाई द्वितीय नियम क्या पढ़ा? I1 इंटू पी, भाई धारा और संगत प्रतिरोध। अब देखो लूप की दिशा में चल रहे हैं ना, तो लूप की दिशा में चल रहे हैं तो भाई ये वाला हायर पोटेंशियल पर, ये क्या है लोअर पर है, तो हायर से लोअर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। हायर से लोअर माइनस में आएगा, तो माइनस का I1 इंटू कितना पी। ठीक, अब देखो बी से डी तक कोई धारा ही नहीं है, धारा इसमें नहीं है ना, शून्य है। बी से डी तक कोई धारा नहीं। अब जब डी से ए तक जाएंगे तो देखो लूप उधर की ओर जा रही है, लूप जा रहा ना, और धारा इधर, मतलब ये वाला धारा हायर पोटेंशियल पर, ये क्या है लोअर। अब लूप के हिसाब से हम लोअर से किधर जा रहे हैं? हायर। देखो धारा इधर आ रही तो ये हायर पोटेंशियल पर है, लोअर पोटेंशियल। लेकिन जब लूप देखें, रास्ता देखें, तो रास्ता हमारा किधर है? लूप भाई यहाँ से धारा चाहिए, लूप ऐसे लिया मैंने ऐसे, तो लोअर से किधर जा रहे हैं? हायर। तो जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या हो जाता है? प्लस। और संगत धारा कौन सी? I2, उसका संगत प्रतिरोध कितना है? R। तो हो जाएगा आपका प्लस का I2 इंटू आर बराबर क्या हो जाएगा? बैटरी तो लगी नहीं, बराबर 0। तो इस तरीके से अगर पक्षांतर करेंगे तो I1P बराबर क्या हो जाएगा? I2R। ये हो गया समीकरण नंबर कितना? 1। बना के छोड़ दो। इसी तरीके से दूसरा लूप ले लेते हैं। लूप दूसरा बी सी डी बी में, यहाँ शुरू करते हैं। बी सी डी बी में आप कोई भी शुरू कर सकते हैं, ऐसे शुरू कर सकते हैं, सी डी बी सी, जैसे मन वैसे शुरू करो। सी डी सी बी डी, सबसे आंसर एक ही आएगा। ठीक है, मैं किरचॉफ के द्वितीय नियम से। चलो भाई चलो देखो किरचॉफ का द्वितीय नियम अगर लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? देखो यहाँ बी से सी तक गए, सी से डी तक गए, और पहले बी से सी तक आएंगे तो देखो लूप लूप रास्ता भी वही है, और धारा हायर से क्या है? लोअर। हायर से कहाँ आ रही है? लोअर, मतलब ऊपर से नीचे, मतलब I1 इंटू क्यू, लेकिन कैसा? माइनस का I1 इंटू कितना? क्यू। अब देखो जब सी से डी तक आएंगे तो देखो धारा I2 इधर जा रही, मतलब ये हायर पोटेंशियल पर, ये किस पर है? लोअर। लेकिन रास्ता हमारा किस साइड में है? ध्यान दो एरो पे, इधर की ओर है। भाई हम यहाँ से चले ऐसे इधर आ रहे हैं ना, और रास्ता धारा इधर को जा रही है। ठीक, तो मतलब हम जा रहे हैं लोअर से हायर, लोअर से हायर, मतलब प्लस का हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा यहाँ पर I2 इंटू कितना? S, और बराबर में क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो ऊपर खिसका लेते हैं थोड़ा सा, चित्र का काम नहीं बचा। ठीक, देखो अब इस तरीके से यहाँ से अगर हम पक्षांतर करें तो I1Q बराबर क्या हो जाएगा? I2S। भाई माइनस में इधर आएगा प्लस में। समीकरण नंबर क्या? तो समीकरण नंबर 1/2, समीकरण नंबर 1 को किससे? 2 से भाग देने पर, भाग दे दो, ये क्या हो जाएगा? I1P क्या हो जाएगा आपका? I1P बटे में I1Q, है ना भाई। देखो I1P और बटे I1Q। ठीक है, गलत हो जा रहा है। I1Q बराबर क्या हो जाएगा आपका? I2R और बटे I2S। I2 से I2, I1 से I1 कैंसिल, P अपान Q इज इक्वल टू R अपान S। अभी अभी ये रिलेशन बताया गया था, इसी को क्या करना था? प्रूव करना था। आसान सा है, कोई कठिन काम नहीं है। ठीक है, इसी को कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इस पर एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए एग्जांपल पे आते हैं। एग्जांपल नंबर 1, देखिए एग्जांपल नंबर 1। ठीक, पहला एग्जांपल दिया गया है आपको, अच्छा ऐसा चित्र बना हुआ है। जहाँ 4, मतलब सर्किट में भी कभी 4 से ऊपर प्रतिरोध दिखाए थे, 4, 6, 8, तो आप ये जरूर चेक करिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि संतुलन की स्थिति में हो। इसी को कहते हैं संतुलन की स्थिति, जब बीच में कोई धारा ना प्रवाहित हो, ऐसा। ठीक, यहाँ पे R है, यहाँ पे R है, इसका रेजिस्टेंस R है, इसका रेजिस्टेंस क्या है? R है, इसका भी रेजिस्टेंस कितना है? R है। ठीक, तो इस तरीके से अगर इस टर्मिनल का मैंने नाम रख लिया A, इसका नाम क्या रख लिया? B, A रख लिया, B रख लिया। तो देखो यहाँ से अगर हम I धारा इसमें प्रवाहित करें
ठीक है। यहाँ से आई धारा प्रवाहित करें तो ऊपर धारा जाएगी तो कौन सी जाएगी, I1, नीचे जाएगी कौन सी, I2। समान धारा पहुँचने के कारण इन दोनों के बीच का विभवांतर क्या हो जाएगा, शून्य। ठीक है, अगर इसको ए बी कह लें, इसको ए बी, ठीक। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इसका नाम अगर हम रख लें सी और डी, रख लें सी और डी, ठीक। तो देखो सी डी के बीच जो रजिस्टर लगा आर, उसमें कोई भी धारा नहीं जाएगी, क्यों, क्योंकि सी और डी दोनों ही समान विभव पर होंगे, क्योंकि रजिस्टेंस आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, तो मतलब जो पोटेंशियल इसका होगा सी का, वही पोटेंशियल किसका होगा, डी का होगा। ठीक है, तो देखो अगर संलग्न भुजा की बात करें तो ये बटे ये कर ले, P अपान क्यू इज इक्वल टू आर बटे एस, मतलब इसको सॉल्व करें तो आर बटे आर बराबर आर बटे आर। देखो बराबर है कि नहीं बराबर, एक बराबर एक आया कि नहीं है। ठीक है, अतः लिखेंगे यहाँ पर कि परिपथ किस में है, संतुलन में है, परिपथ संतुलन में है। और संतुलन में होने का मतलब CD भुजा में, CD में कोई धारा नहीं है। जब CD में कोई धारा नहीं है, ठीक, तो अब देखो जरा यहाँ से I1 गई भाई, CD में कोई धारा नहीं जाएगी, तो यही I1 इस वाले में भी जाएगी, इसमें भी जाएगी, और यही I2 यहाँ भी जाएगी, यहाँ पे जाएगी। तो लिखेंगे चूंकि अगर इसका नाम मैं रख लूँ, कुछ भी रख लूँ, ठीक है, R1 रख लूँ, इसका नाम R1 रख लूँ, इसका नाम R2 रख लूँ, इसका नाम R3 रख लूँ, इसका नाम क्या रख लूँ, R4। अब देखो I1 धारा इसमें भी जाए, R1 में भी जाए, R2 में, तो मैंने क्या बताया था, जी समान धारा जाएगी तो कौन सा क्रम होगा, श्रेणी क्रम। तो चूंकि R1 व R2 किसमें है, श्रेणी क्रम में है। जब R1 व R2 श्रेणी क्रम में है तो उसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो R डैश इज इक्वल टू R1 प्लस क्या हो जाता है, R2। तो इस तरीके से R1 और R2 दोनों R हैं, ये भी R है, तो R कितना हो गया, 2R है। अब नीचे वाले देखो I2 भी आपका इस R3 में भी जाएगी, R4 में, तो नीचे लिखेंगे चूंकि पुनः R3 व R4 किस क्रम में है, बोलो, श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में है ये, तो फिर से R डबल डैश निकालो, नेट तो निकला नहीं भी, R डबल डैश कितना हो जाएगा आपका, R प्लस R, मतलब कितना हो गया, 2R। फिर आपने R डबल डैश भी निकाल लिया। अब देखो भाई इन दोनों की जगह पर R डैश बचा, इन दोनों की जगह पर R डबल डैश बचा, ये दोनों में पहले में धारा I1 जाएगी, मतलब अगर सर्किट पे ध्यान दे तो अब यहाँ पर बचा आपका क्या, ऐसे ऐसे सर्किट बन सकती है ना, ऐसे बन सकती है। अब ऐसे बनी है, ऐसी बनी है, तो इसमें जाएगी आपकी कौन सी, I1, और इसमें जाएगी कौन सी, I2। यहाँ पर भी R डैश आया, यहाँ पर क्या आया, R डबल डैश। अब जब अलग अलग धारा जाएगी तो कौन सा क्रम होगा आपका, समांतर क्रम होगा, चूंकि R डैश व R डबल डैश किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है आपका, 1/R इक्वल टू 1/R डैश हो जाएगा, और प्लस 1/R डबल डैश हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू रख के यहाँ पर देखो ये हो जाएगा आपका 1/R इज इक्वल टू, R इक्वेलेंट निकलेगा ना, तो R इक्वेलेंट कह लो इसको, R इक्वेलेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे R डबल डैश और प्लस का R डैश और बटे R डैश और R डबल डैश, ये हो जाएगा आपका। इस तरीके से अगर देखें तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट बराबर क्या निकलेगा, R डैश R डबल डैश और बटे R डैश प्लस कितना, R डैश। आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं इस फार्मूले को, मैंने बताया था कि अगर दो रेजिस्टेंस है तो आप डायरेक्ट ये लिखिए, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, समांतर क्रम में है तो R डैश इज इक्वल टू R डबल डैश, R डैश प्लस R डबल डैश। कैसे आया ये बताया मैंने, सबकी वैल्यू रख लो, 2R और इंटू कितना, 2R बटे में 2R और प्लस कितना, 2R। ठीक है, ये हो गया आपका आगे बढ़ो, देखो इसको सॉल्व कर लो। R इक्विवेलेंट बराबर भाई 2 दूनी 4R स्क्वायर और 2 दूनी 4R, कितना आ जाएगा, 4R। तो 4 से 4, 2 2 4 R आया, तो ये हो जाएगा आपका R से R कैंसिल। ठीक है, मतलब कुल मिला के कितना आया, R इक्विवेलेंट भी कितना आया, R आया। ठीक, इस तरीके से ये सवाल लग गया आपका। ठीक, पहला एग्जांपल हो गया आपका। सेकंड एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 देखो, अगर एक सवाल ऐसे, इस टाइप के सवाल बहुत आते हैं, 1 2 3 रेजिस्टेंस ऐसे कुछ है। ठीक, अब देखो एक यहाँ से चला यहाँ तक आया रेजिस्टेंस लग के ऐसा,
और एक यहाँ से चला ऐसे रेजिस्टेंस करके यहाँ तक आ गया। ठीक, अब देखिए ज़रा, अगर इसका नाम मैं R1 रख लूँ, इसका नाम क्या रख लूँ R2, इसका नाम रख लूँ R3, इसका नाम R3, इसका नाम R, और सारे रेजिस्टेंस R, सबका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है R। ठीक, अब कहा गया कि इस परिपथ का इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या कीजिए। तो देखो यहाँ से आई धारा चली, अभी आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि किधर जानी। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे अगर ध्यान दें तो रेजिस्टेंस जो है एक सेकेंड, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। हम्म हम्म भाई इसमें धारा देखो यहाँ से यहाँ तक, अगर इसको हम पकड़ के खींचे तो ये कुछ रेजिस्टेंस ऐसा ही बनेगा, देखो ऐसा बन जाएगा ये परिपथ। देखो भाई यहाँ से आई धारा चली, इसमें गई I1, इसमें गई कौन सी I2, इधर गई। अब देखो यहाँ पर पहुँचने के बाद ये भाई रेजिस्टेंस सेम है ना, तो ये वाला पोटेंशियल और ये वाला पोटेंशियल दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, मतलब इनके दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, इनमें और धारा तभी कोई परिपथ में प्रवाहित होती है जब क्या है, जब उसमें मतलब अगर इसका नाम A रख लूँ, इसका नाम क्या रख लूँ B रख लूँ, इसका नाम C रख लूँ, इसका नाम क्या रख लूँ T रख लूँ, तो BC भुजा में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, BC भुजा में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। मतलब ये हो गया आपका एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस, चार रेजिस्टेंस, ऐसे बना है। ठीक, ये बीच वाली भुजा है इसमें। ठीक, इसमें धारा गई कौन सी I1, इसमें गई I2। ठीक, तो कहने का मतलब अगर इसका नाम भी R1 रख लें, इसका नाम क्या रख लें R2, इसका नाम क्या रख लें R3, इसका नाम क्या रख लें R4, तो बीच में कुछ भी हो यहाँ पे धारा ही नहीं जानी। ठीक, तो संतुलन की चूंकि R1 बटे R2 बराबर R3 बटे कितना R4, सबकी वैल्यू R बटे R बराबर कितनी है R बटे R, कैंसिल करके लिखेंगे तो एक बराबर किसके एक। ठीक है, तो इस तरीके से परिपथ किस स्थिति में है, संतुलन की स्थिति में है। ठीक है, परिपथ किस स्थिति में है, संतुलन की स्थिति में है। और जब संतुलन की स्थिति में है तो आपको मालूम है ये दोनों रेजिस्टेंस आपके किस क्रम में हो जाएंगे। ठीक है, इसको नोट्स में पूरा कर लीजिएगा, साल पूरा नहीं है। ठीक है, ये दोनों किस स्थिति में है, श्रेणी क्रम में है। भाई यही I1 धारा इसमें भी तो जाएगी, I1 अगर इसमें कोई धारा नहीं आनी, इसमें भी I2 जाएगी ना, तो ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। तो लिखेंगे चूंकि R1 व R2 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, लिख लो। ठीक है, जब श्रेणी क्रम में हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा R डैश इज इक्वल टू R1 प्लस R2, दैट मीन्स R प्लस R, क्या लिखेंगे R प्लस R मतलब 2R। इसी तरीके से R डबल डैश देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका भाई ये भी तो आपके श्रेणी क्रम में होंगे, तो दूसरा, तो दूसरा वाला यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, हटा देंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे क्या R2 और R3 नहीं, R3 और R4 भी किस क्रम में है, R3 व R4 आपका किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अगर ये श्रेणी क्रम में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि R डबल डैश इज इक्वल टू R3 और प्लस कितना R4, फिर से R प्लस R कितना आ जाएगा आपका 2R आ जाएगा। अब देखो इन दोनों की जगह पर एक और इन दोनों जगह पे एक, बीच वाले का कोई मतलब नहीं। इसका मतलब जो इसका नेट आया है R1 और R2 का, R डैश और R डबल डैश दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में। चूंकि R डैश व R डबल डैश किस क्रम में है, समांतर क्रम में। ठीक है, अगर ये समांतर क्रम है तो इनका नेट निकाल लो ज़रा। देखो ये हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट, कितना होगा 1/R इक्विवेलेंट समांतर क्रम के लिए। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका R डैश R डबल डैश अपॉन R डैश प्लस R डबल डैश। अभी बताया था कैसे होता है, ये डायरेक्ट 1/R इक्विवेलेंट, डायरेक्ट R इक्विवेलेंट निकला था ना यहाँ पे, ये R इक्विवेलेंट निकलेगा। बता देते हैं, इससे कैलकुलेशन आप लोगों को फास्ट हो जाएगा, थोड़ा याद कर लेंगे इस तरीके की चीज़ें। R इक्विवेलेंट, अब R डैश की वैल्यू भी 2R है और इंटू 2R है और अपान में 2R प्लस कितना 2R, दैट मीन्स 2 to 4, मतलब ऊपर भी 4R स्क्वायर हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 4R हो जाएगा। R से R कैंसिल, 4 से 4, मतलब R इसका भी आंसर आएगा। क्लियर है, तो इसको पूरा कर लीजिएगा। अब देखो आपको नोट्स में कुछ नोट मिल जाएंगे। ठीक है, नोट लिखा है उसको देख लीजिए कितना होगा आपका। ठीक है, नोट में क्या क्या लिखा है उसको समझिए। चलिए देखिए,
नोट, देखो पहला नोट लिखा हुआ है, नोट 1, ठीक। पहला उनका व्हीटस्टोन में परिपथ में सर्वप्रथम केवन कुंजी को ऑन करते हैं। भाई अभी परिपथ जब बताया तो कहा था मैंने केवन कुंजी को ऑन किया जाता है, ठीक है, जिस कारण विकर्ण बीडी समान विभव पर आ जाता है, ये मैं बात बता चुका हूँ, ठीक है। मतलब जब सबसे पहले यहाँ पर जो चित्र बना था, याद हो ऐसे, ठीक है, यहाँ पर मैंने यहाँ पे केवन लगाया था, नीचे यहाँ पे बैटरी लगी थी, यहाँ पे क्या लगा था, केवन, अभी चित्र बना था, ठीक। सर्वप्रथम इसी कुंजी को क्यों ऑन करते हैं, अगर इस कुंजी को केवन को पहले ना ऑन करें तो केवन को ऑन करके पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित कर देते हैं, तो यहाँ पर और यहाँ पर विभव क्या हो जाता है, समान, इसलिए इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर केटू कुंजी को पहले ऑन कर दे, मान लो यहाँ पर केटू लगी थी, अगर इस कुंजी को पहले ऑन कर दे तब होगा क्या कि यहाँ पर धारा तो नहीं जाएगी, लेकिन जो यहाँ धारा पे स्वीप होगा उसमें विक्षेप, मतलब उसको ये अनुभव होगा कि इसमें धारा आ रही है। देखो सीधी सी बात यह है कि यहाँ जैसे केटू कुंजी ऑन करेंगे, धारा का गुण होता है वो लघुपतित मार्ग को क्या करती है, ग्रहण करती है। तो पहले अगर यहाँ पर पहुंचेगी, इधर कोई धारा जाएगी नहीं, तो वो इधर को आने का प्रयास करेगी, तो इससे आपको संतुलन की स्थिति प्राप्त नहीं होगी, इसलिए, ठीक है। नोट नंबर 2, यदि केटू कुंजी को, यही लिखा है देखो, यदि केटू कुंजी को पहले ऑन किया जाए तो प्रेरित धारा के प्रभाव के कारण धारामापी शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त नहीं होती, मतलब केटू को अगर ऑन कर देंगे पहले तो जो है प्रेरण के कारण इसमें भी शून्य विक्षेप की स्थिति, मतलब इसमें आपको धारा ना होते हुए भी विक्षेप प्राप्त होगा। नोट नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है। यदि यदि देखो यहाँ पर ए था, यहाँ तक क्या था, बी था, और यहाँ पर डी, मान लो ए बी ये सी था, कुछ भी मान लो, सी था, डी था, ठीक। अब देखो अभी गैल्वेनोमीटर और कुंजी K2 यहाँ पे लगी थी, ठीक है, और अगर इस गैल्वेनोमीटर कुंजी को और बैटरी लगी थी एसी के बीच, देखो बैटरी किसके बीच लगी है, एसी विकर्ण के बीच, ठीक है, और धारामापी और कुंजी K2 जो है वो बीडी विकर्ण पर लगी है, ठीक है। तो यदि हम इनकी पोजीशन को बदल दें, मतलब अब बैटरी जो है बीडी पर लगा दें, ऐसे करके, ऐसे इस पर बैटरी लगा दें, ठीक है, और इस वाली भुजा पर हम क्या लगा दें, गैल्वेनोमीटर और कुंजी K2 लगा दें, तो क्या इसके संतुलन पर कोई प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट नोट है, संतुलन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो संतुलन की स्थिति वो वैसे भी रहेगी अगर इनकी पोजीशन को बदल दे, मतलब कोई पूछे कि अगर बैटरी और कुंजी की स्थिति बदल दी जाए, ठीक है, तो क्या संतुलन की स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नोट नंबर 4, परिपथ की सुग्राह्यता सबसे अधिक तब होगी यदि चारों प्रतिरोध एक ही कोट के हों, ठीक है, मतलब परिपथ सबसे अधिक सुग्राही सेंसिटिव कब होगा, मतलब जरा सा धारा प्रवाहित हो, गैल्वेनोमीटर में धारा, सेंसिटिव का मतलब क्या हो कि जरा सा धारा प्रवाहित हो परिपथ में और गैल्वेनोमीटर में लंबा विक्षेप प्राप्त हो, ठीक है, इसे कहते हैं सेंसिटिव। तो लेकिन कहने का मतलब ये है कि सबसे अधिक सुग्राही कब होगा, जब चारों प्रतिरोध एक ही कोट के, कोट का मतलब जैसे R1 की वैल्यू 2 × 10⁻³ हो, ठीक है, R2 भी आपकी हो 3 × 10⁻³ हो, ठीक है, इसी को कहते हैं कोट, मतलब सब में 10⁻³ हो, एक ही कोट के होंगे, ठीक है, तो आपको सबसे अधिक सुग्राहिता प्राप्त होगी। इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि आपका ये व्हीटस्टोन ब्रिज का टॉपिक क्या हुआ, खत्म हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक विभवमापी है, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, विभवमापी, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में दिखाया जाएगा, ठीक है। आप सभी लोग तब तक नोट्स देख लीजिए, ठीक है, जो देखिए शायद किरचॉफ लॉ से आपको नोट्स नहीं मिला था, तो देखिए नोट्स आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। ये किरचॉफ का धारा नियम है, पहला नियम है, ये किरचॉफ का द्वितीय नियम है, उसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। ये एग्जाम्पल हैं इसके, एग्जाम्पल भी आप लोग नोट करिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिए इसकी।
इन सवालों पे सभी लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा किरचॉफ लॉ पे। ये इन सब के पूरा सवाल लगा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। अब व्हीट स्टोन सेतु है जो आज पढ़ाया गया है इस लेक्चर में, इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा सभी लोग नोट्स बना के। इसकी थ्योरी लिखी हुई है, थ्योरी लिखना इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। नोट्स बना लीजिए, ये प्रूफ है इसका। बस यहीं तक आज पढ़ाया गया है, नोट नंबर 4 तक, ठीक है। सभी लोग तैयार कर लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक में विवाह भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है, उसी वक्त इसका नोट्स भी दिया जाएगा। ओके।